नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित उपेंद्र देव पांडे आप सभी दर्शकों का आपके YouTube चैनल सिद्ध एवं चमत्कारी उपाय व रोचक जानकारी में सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं बहुत ही रोचक विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। बहुत ही रोचक जानकारी है ये। आपके कुंडली में समस्त बनने वाले दोषों के बारे में यहाँ पर जानकारियाँ आपको मिलेंगी। इसमें आप याद रखें, केवल कुंडली में बनने वाले दोषों का ही बताया जाएगा पूरा। इसमें दोष का परिहार भी होता है, नीच भंग भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल बनने वाले दोषों की ही चर्चा करने वाले हैं और उनके उपायों के लिए भी आपको मंत्रों के सहित बताने वाले हैं। कितना जप कैसे करना है, सारा कुछ आपको बताएंगे। इसके लिए आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहें और जानकारी अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की आपको निरंतर जानकारियाँ मिलती रहें। इसके लिए आप घंटी के निशान को क्लिक करके दबा करके प्रेस करके उस पर आल का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे यहाँ पर बनने वाले हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन और सूचना मिलती रहे। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो आइए आगे चल करके अब बात करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आप देख रहे होंगे श्री गणेशाय नमः। उसके बाद में कुंडली में बनने वाले दोष, उनकी शांति का उपाय मंत्रों के साथ। तो आइए, सबसे पहला दोष आपको जो दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखेंगे तो ये देखेंगे नीच दोष जो है ये कब बनता है। तो आइए, इसके लिए सबसे पहले ये 12 राशियाँ हैं, इनको आपको क्रम से याद कर लेना है। जैसे ऐसे उंगलियों पे, जैसे देख लीजिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे याद कर लेंगे। अब आगे हम आपको इधर आप देखेंगे इस साइड में अगर बोर्ड पे, तो आपको ग्रहों का सूचक अंक लिखा हुआ, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु। तो इसमें इनके स्वामियों के गिनतियों का ये लिखा हुआ है, किस घर के यानी किस राशि के ये स्वामी होते हैं आपकी कुंडली में, वो आपको लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। इसको भी नोट कर लेंगे। जिसमें आप देख रहे होंगे तो राहु केतु के आगे कुछ नहीं है, तो इसलिए ये घरों के स्वामी नहीं होते हैं, इनको कोई राशियाँ नहीं मिली है। ये छाया ग्रह हैं, ये जहाँ बैठते हैं उस अनुसार प्रभुता के हिसाब से फल देते हैं, उसकी भी मैं चर्चा आगे बता दूंगा। तो 5 नंबर गिनती यानी सिंह राशि का स्वामी जो होगा वो सूर्य है। आप देख रहे होंगे 4 नंबर गिनती का जो मालिक है वो है चंद्रमा, 1, 8 का मंगल, 3, 6 का बुध, 9, 12 का गुरु, 2, 7 का शुक्र और 10, 11 का शनि होता है। इसको आप नोट कर लेंगे, ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। अब आपको नीच भंग की बात जो करें तो उसमें आइए चर्चा करते हैं। आइए बात कर लेते हैं नीच दोष की। तो ये दोष कब लगता है हमको हमारी कुंडली में, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ये तो ग्रह के स्वामी यानी स्वराशि हो गई, उच्च राशि भी होती है, तो उसको भी आप समझेंगे कि कौन सी राशि उच्च होती है, वो तो मैं बता दूंगा। लेकिन आप पहले देख लें कि नीच दोष कब होता है। जब कभी भी सूर्य आपकी कुंडली में 7 नंबर पे बैठा होता है, 7 नंबर की गिनती पर बैठा होता है, तो ये यहाँ पे नीच दोष हो जाता है, नीच दोष लग जाता है। और अगर कहीं ये कुंडली में आपके बैठा हो, जैसे ये 6, 8 और 12 भाव में बैठा हो, तो खास करके ये गलत परिणाम देने वाला होता है इन भावों में। देखिए, ये भाव हमेशा कुंडली में यही रहेंगे, इसमें गिनतियां बदलती रहती हैं, लेकिन राशियां बदल सकती हैं, लेकिन भाव कभी भी नहीं बदलेंगे। तो यहाँ अगर सूर्य है तो नीच का है, मान लीजिए नीच दोष बन रहा है। चंद्रमा अगर आपके कहीं कुंडली में 8 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है तो भी नीच होगा। मंगल 4 नंबर पे नीच होगा। आपका बुध जो है वो 12 नंबर पे नीच होगा। आपका जो गुरु है वो 10 नंबर पे नीच हो जाएगा। और आपका जो शुक्र है ये 6 नंबर पे नीच हो जाएगा।
और यहीं पर आपका जो शनि है ये सूर्य के ठीक विपरीत यानी 7 में वो होता है, तो ये 7 में उच्च हो करके और 1 में नीच होता है। यहीं सूर्य 1 में उच्च का हो करके 7 में नीच होता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये। और अब बात करें अगर राहु और केतु की, तो ये 9-12 में राहु नीच का हो जाता है और जो है 3-6 में आपका केतु नीच का हो जाता है। अगर ऐसी गिनतियों पे कहीं भी आपकी कुंडली में ये दोष बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये ग्रह हमारे लिए नीच दोष बना रहा है, नीच दोष इस समय बन रहा है, तो उसका उपाय आपको कर लेना चाहिए। जिन ग्रहों के निमित्त में ये नीच दोष सूर्य या चंद्र या कोई भी ग्रह बना रहे हों, देखिए, तो इसका उपाय कर लेना आवश्यक होता है। इसलिए मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग इसका उपाय ज़रूर कर लें। उपाय मैं आगे बता दूंगा, कौन से ग्रह का कैसे करना है, कितना मंत्र है, कौन सा मंत्र है, वो मैं लास्ट में आपको एक साथ में सभी का बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोषों की चर्चा करनी है, इसलिए मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, आगे बता दूंगा मैं। आगे चल करके वीडियो पूरा देखें तो समझ में आ जाएगा। अब अगला दोष जो बनता है, यहाँ पे देखिए अस्त दोष है। ये तो हो गया नीच दोष, ये हो गया अस्त दोष। अब अस्त दोष की चर्चा जब हम करेंगे, तो जब कोई ग्रह आपकी कुंडली में सूर्य के साथ में पड़ जाता है तो जो है अस्त दोष होता है। आपने नीच दोष के बारे में समझा। अब अस्त दोष कैसे होगा, कब बनता है, तो अधिकतर ये दोष आपकी कुंडली में, सभी के कुंडलियों में बुध और शुक्र के ज़्यादातर पाए जाते हैं। होता कैसे है ये, इसमें मान लीजिए कि जब भी कोई ग्रह सूर्य से अगर 12 डिग्री से कम पर है, स्थित है, कम का अंतर होता है, तो वो अस्त हो जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर सूर्य 5 डिग्री का है और अन्य कोई ग्रह अगर 12 डिग्री से ऊपर का होगा तो वो ठीक है, अन्यथा वो अस्त माना जाएगा। इसको आप नोट कर ले, तो ये अस्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैंने आपको यह समझाया है, इसलिए आप लोग ये समझ लें कि अस्त दोष ऐसे ही बनता है जब आपके इस चक्र में कहीं भी सूर्य से युति करता हुआ कोई ग्रह 12 डिग्री अंश से कम पे होगा, तो उस समय वो अस्त दोष बनाएगा। तो इस बात को आप नोट कर लें। और इस स्थिति में ग्रह क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, अस्त दोष को विकल दोष भी कहते हैं। यानी ग्रह विकल हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो इसको विकल दोष की संज्ञा दी गई है। और ऐसे में जब भी ग्रहों की दशा अंतर्दशा होती है जो अस्त है, तो उसमें जातक को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उपाय कर लेना चाहिए। जातक की मनोदशा बेकार हो जाती है, विकल हो जाता है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उस समय उपाय कर लेना आवश्यक है। उपाय मैं एक साथ सभी को बताऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये दोष आपकी कुंडली में बन रहा है, अस्त दोष, यानी अगर अस्त दोष है तो जातक को विकलता प्रदान करने वाला है, तो इसलिए आपको इसका उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अगला है आपका केंद्रुम दोष। ये कब बनता है, तो आइए जानते हैं। जब कभी आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं पर भी अकेला हो और उसके आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, तो ऐसे में क्या होता है, केंद्रुम दोष बनता है। खासकर ये चीज़ें हमने जो बताई थी वही यहाँ पे भी 6, 8 और 12 नंबर पे अगर ये दोष बन रहा है तो ये बहुत ही प्रभावी हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो है जातक को शीघ्र ही इसका उपाय कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप कराना पड़ेगा, नहीं तो आप 48,000 में काम चल जाता है। अन्य किसी भाव में ये दोष बना हो तो हो जाता है, अन्यथा आपको इसका 1.25 लाख मंत्रों का जप कराना चाहिए। अगर 6, 8, 12 में स्थित है, आपका केंद्रुम दोष चंद्रमा के द्वारा बन रहा है, उसके मान लीजिए चंद्रमा आपके 8वें में बैठा है,
ना तो कोई 9वें में और ना कोई 7वें में कोई ग्रह स्थित है, तो केंद्रुम दुष आपका बहुत ही प्रबल बन रहा है। यही बात अगर 12 में या 6 में हो रहा है तो केंद्रुम दोष बन रहा है। ऐसे में जातक को मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। उस समय आपको चंद्रमा के शांति का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। तो आइए, ये आपको पता चल गया कि केंद्रुम दोष कैसे बनता है आपकी कुंडली में। तो आइए अब इसी क्रम में देखते हैं अगला दोष ग्रहण दोष बनता है। तो ये ग्रहण दोष कब बनता है आपकी कुंडली में? तो ये आपके कुंडली का चक्र है, जो भी देखेंगे समझेंगे इसमें कैसे। जब भी कभी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा यदि राहु और केतु के साथ युति करते हैं तो ऐसे में क्या बनता है? ग्रहण दोष बनता है आपकी कुंडली में। उस समय चाहे वो सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु हो या केतु हो, कोई भी ग्रह अगर ऐसी युति करता है आपकी इस कुंडली में, तो उस समय आपके कुंडली में ग्रहण दोष का निर्माण होता है। खासकर यह दोष अगर अमावस्या में हो तो ज़्यादा खराब माना जाता है, ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। ऐसे में जातक को क्या करना चाहिए कि तीनों ग्रहों के निमित्त उपाय करना चाहिए। यानी अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं और साथ में राहु या केतु की युति बन रही है या उसके नक्षत्र में स्थित है, इनके नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, तो ये दोष बन जाता है। और अब जब दोनों साथ में हो जाए तो बहुत ही प्रबल, और 6, 8, 12 में हो जाए तो अत्यधिक खराब माना जाता है। और अगर सूर्य के साथ में राहु है तो सूर्य और राहु का करना चाहिए, केतु और सूर्य है तो केतु सूर्य का, चंद्रमा राहु है तो राहु चंद्रमा का, और अगर केतु चंद्रमा है तो केतु चंद्रमा का आपको यहाँ पर उपाय कर लेना चाहिए। तो अब आशा करता हूँ कि ये आपको पता चल गया होगा। उपाय मैं लास्ट में बताऊँगा। चलिए अब अगला दोष, इसमें एक दोष और है, मैंने इसमें लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। ये है विष दोष। ये है विष दोष। ये कब बनता है? आइए इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो है चंडाल दोष लिख दिया था ये, और अंधक दोष है, सारे दोष है, लेकिन इसमें ग्रहण दोष के साथ एक विष दोष भी बनता है। तो विष दोष की भी चर्चा कर लेते हैं। जब आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ हों, यानी अगर मान लीजिए ये शनि है आपका और ये चंद्रमा है, अगर आपकी इस चक्र में कुंडली में कहीं भी किसी स्थान पे युति करते हैं तो ये दोष बन जाता है। जातक की कुंडली में ये दोष बनता है। खासकर 6, 8, 12 का ध्यान आप लोग रखते रहेंगे जो मैंने बताया है। और इसमें एक बेहद जानकारी और बता दूं कि अगर यह योग किसी स्त्री जातक की कुंडली में बन रहा है तो बेहद हानि पहुंचाता है, यानी वैवाहिक सुख में कमी लाएगा। और अगर किसी पुरुष की कुंडली में यह योग उपस्थित है दोष, तो क्या होगा कि उस समय केवल पुरुष जातक को मानसिक पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर स्त्री जातक में है तो उसके वैवाहिक जीवन में निश्चित से कमी देगा। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बताएंगे हम। इसमें शनि और चंद्रमा का उपाय कर लेना चाहिए। शनि और चंद्रमा का उपाय विष दोष में काम करता है, कर लेना चाहिए। अब अगला हमारा दोष जो बनता है वो अंधक दोष है। ये कब बनता है हमारी कुंडली में? जब कभी भी आपकी यानी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युति होती है तो ये दोष बनता है। सूर्य और शनि की युति से ये अंधक दोष बनता है आपकी कुंडली में। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो अंध तुल्य हो जाता है। निर्णय लेने की जो उसकी क्षमता होती है वो मान लीजिए कि 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है, और कोई निर्णय नहीं ले पाता है क्या करें क्या ना करें। तो ऐसी स्थिति में उपाय
कर लेना चाहिए। किसका? सूर्य का और शनि का आपको कर लेना चाहिए। अब अगला दोष है अंगारक दोष। ये कब बनता है आपकी कुंडली में? तो जब कभी जातक यानी आपकी कुंडली में राहु या केतु के साथ, ये राहु केतु आप देख रहे हैं, राहु और केतु के साथ मंगल, ये मंगल देखिए, मंगल की युति होती है, तो आपकी कुंडली में यह दोष बनता है। ये आप समझ लेंगे कि जब कभी भी राहु या केतु के साथ मंगल की युति होती है तो ये अंगारक दोष का निर्माण करती है। खासकर इसका उपाय कर लेना चाहिए। और मैं साथ ही बता दूं कि अगर यही दोष छठे और चौथे घर में, छठे और चौथे घर में अगर कहीं बन रहा है तो विशेषकर उपाय कर ही लेना चाहिए। उपाय बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में राहु हो तो राहु और मंगल, केतु हो तो केतु और मंगल का उपाय जप या दान करना चाहिए। आगे मैं बता दूंगा उपाय कैसे और क्यों किस प्रकार करना है। तो ये हो गया अंगारक दोष, मंगल राहु केतु से बनने वाला। अब बहुत ही होता है मंगल दोष। आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना होगा मंगल दोष के बारे में। तो ये कौन सा दोष है? ये मंगल दोष कब आपकी कुंडली में कब और कैसे बनता है, तो इसको आइए जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में इस चक्र में 1 और नंबर पे यहाँ से आ जाइए, 1 नंबर पे, और फिर 2, 3, 4 नंबर पे, और फिर इधर आप देख लीजिए 7, 8 और 12, 1, 4, 7, 8, 12 में कहीं भी अगर मंगल है तो मंगल दोष बनता है जातक की कुंडली में। ऐसे में जिस जातक की कुंडली में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर मंगल दोष बन रहा है, ये दोष का निर्माण हो रहा है, इन भावों में कहीं मंगल स्थित है। परिहार की बात मैं पहले बता दे रहा था, नहीं कर रहा हूँ, केवल बनने के बारे में ही दोषों को कर रहा हूँ। वैसे परिहार के बारे में तो इतना बताया गया है कि अगर उनको सब सूत्रों को लागू किया जाए तो 100 लोगों में हमको लगता है कि 90-91 लोगों की कुंडली में दोष का परिहार हो जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर मंगल दोष उपस्थित है आपकी कुंडली में, पत्रिका में, तो आपको मंगल दोष जिस व्यक्ति के हो, स्त्री या पुरुष जातक के, उन्हीं से शादी का संबंध बनाना चाहिए अथवा नहीं। तो इसलिए मैं ये बता दूं, अगर गलती से अनजाने में कभी हो जाए तो मंगल दोष की शांति का उपाय कर लेना चाहिए। वो मैं आगे बता दूंगा कैसे करना है। तो आइए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, ये देखिए, चांडाल दोष। तो चांडाल दोष कब आपकी कुंडली में कैसे बनता है, किन ग्रहों की युति से कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो आइए इसको हम विशेष चर्चा में लेकर के समझते हैं। ये चांडाल दोष कब बनता है? जब कभी आपकी यानी जातक की कुंडली में गुरु के साथ राहु केतु की प्लेसमेंट होती है, गुरु के साथ राहु या केतु की प्लेसमेंट होती है, ऐसी स्थिति में यह योग बनता है। तो ये होता क्या है, इसमें समझेंगे सूत्र क्या है। ये राहु और केतु जो है, ये अपना चंडलत्व जो है, चंडालपना जो है, वो गुरु को दे देते हैं। तो ये तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन गुरु को चंडाल दोष लग जाता है। तो ऐसे में आपका गुरु यानी जो जुपिटर है, उसका प्रभाव विपरीत हो जाता है, अशुभ हो जाता है। तो ऐसे में अगर राहु के साथ गुरु है, ये आपका जुपिटर गुरु अगर राहु के साथ युति में है तो इसका उपाय, अगर केतु के साथ है तो इसका उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। अन्यथा आपका गुरु
विपरीत परिणाम देने लगेगा और आपको बहुत ही हानि होगी। तो ऐसे में कर लेना है। आगे मैं उपाय एक साथ में बताऊंगा। अगला है शापित दोष। ये देख लीजिए, ये है शापित दोष। ये कैसे बनता है? जब कभी आपकी कुंडली यानी जातक की कुंडली में शनि राहु की युति होती है, तब ये दोष बनता है। अगर शनि राहु की युति है तो शापित दोष बनता है। खासकर ये आपके 8वें हाउस यानी घर में बेहद बुरा प्रभाव देते हैं। तो इन्हीं दोषों के साथ साथ अगर कोई शुभ ग्रह कमजोर हो तो और भी यह योग जो होता है वो बेहद खराब हो जाता है, यानी शापित दोष और भी प्रबल हो जाता है। प्रबल तो इसमें आ जाता है इस दोष में कब? जब कोई शुभ ग्रह कमजोर हो तो ये प्रभाव अधिक देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप मान लें, मैं बता दूं, गुरु या शुक्र ये जो है शुभ ग्रह में आते हैं, चंद्रमा आदि। तो ऐसी स्थिति में शुक्र, गुरु और शुभ ग्रहों के नीच होने पर कोई आपको लाइलाज बीमारियां प्रदान कर देते हैं, जिससे बड़ा ही कष्ट होता है। ऐसे में जातक को शनि और जो है अगर राहु है तो राहु की उपाय कर लेनी चाहिए। शांति का जप इत्यादि, दान इत्यादि जो भी हो सके वो कर लेना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आइए, ज़्यादा प्रचलित जो आपको है, आप सभी लोग इसको जानते हैं। आइए, उसी का नंबर आ गया है अब। तो वो दोष कौन सा है? काल सर्प दोष। ये देख लीजिए, ये है काल सर्प दोष। ये ज़्यादातर लोग इससे परिचित होंगे, जानते होंगे। ये बड़ा प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग इससे डरते रहते हैं और बहुत सारे लोग इसकी जानकारियां भी रखते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले ये योग बनता कब है, इसका निर्माण हमारी कुंडली में कैसे होता है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। रोचक जानकारियों में इसको भी रोचकता के साथ चर्चा करते हैं कि ये बनता कैसे है। यह दोष राहु और केतु से, इन दो ग्रहों से ही बनता है। लेकिन कब बनता है? जब सभी ग्रहों, सारे ग्रहों को बीच में कर लेते हैं, ये दोनों इनके बीच में पड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए सारे ग्रह इनके बीच में आ गए तो ऐसा दोष बन जाता है। कभी कभी इसमें आंशिक दोष भी होते हैं। अगर ज़्यादातर ग्रह हैं तो ये दोष हो जाता है और कभी कभी ये प्रबल हो जाता है। ऐसे में जब सब ग्रहों को बीच में करके आगे पीछे राहु केतु हो जाते हैं तो उस समय ये सर्प का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसीलिए इनको कहा गया है काल सर्प दोष। अब ये सर्प के आकृति का हो जाता है तो इसमें मेन भूमिका जो होती है राहु केतु की होती है। और जो तीसरी बात है वो क्या है? राहु केतु के साथ सर्प दोष, यानी सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? राहु का भी उपाय करना होता है, केतु का भी, और सर्प का जो दोष बनता है इसका भी उपाय करना होता है। इसकी चर्चा मैं आगे बता दूंगा कब और कैसे करना चाहिए। बहुत लोग सुने कि हमारे कुंडली में जो है काल सर्प योग बन रहा है तो जाते हैं पूजा करवा लेते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। बहुत सारे लोग नासिक, उज्जैन आदि में जा कर के पूजन वगैरह करा लेते हैं और कहते हैं हमको शांति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जिस विधि से करना था उसको नहीं किया है। तो करना क्या चाहिए? इसमें राहु का, केतु का और सर्प का भी पूजन, शांत उपाय करना चाहिए। कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे पूजन कर लेने से, अक्षत फूल से ही ये शांति नहीं होती है। अगर आंशिक मात्र दोष बनता है तब तो ये चीज़ें काम कर जाती हैं, अन्यथा आपको
फलित नहीं होती हैं तो आपका विश्वास टूट जाता है, हट जाता है मन। इसलिए मैं इसको आगे बताऊंगा कैसे करना है, उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा। अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अगला दोष जो है काल सर्प के बाद में, ये देख रहे होंगे आप, अमावस्या दोष बन रहा है। ये हमारी कुंडली में कैसे और कब बनता है, तो आइए रोचक जानकारियों में इस रोचक सूत्र को, तथ्य को भी समझते हैं कि ये अमावस्या दोष कब और कैसे बनता है। मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि ग्रहण दोष के साथ अमावस्या अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहद खराब होता है। तो इस पर मैं विशेष प्रकाश भी डाल दे रहा हूँ अमावस्या दोष पे। तो इसमें आप देख रहे होंगे, जब जातक की यानी आपकी कुंडली में, जो कुंडली आप देख रहे हैं उस कुंडली में देखिए कि सूर्य चंद्र एक साथ हैं और यह दोष बने, यानी चंद्रमा पूर्ण रूप से उस समय क्या होता है, सूर्य के साथ अगर चंद्रमा होगा तो उसकी प्लेसमेंट क्या होगी, वो अस्त हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश के सामने चंद्रमा का कोई प्रकाश समझ में नहीं आएगा तो ये दोष बन जाएगा। तो ये कौन सा दोष बनेगा, अमावस्या दोष बन जाता है। ऐसे में जातक क्या होता है, दिमाग उसका काम नहीं करता है, स्वभाव थोड़ा क्रोधी हो जाता है, यानी सूर्य का तेजपन चंद्रमा में जब आ जाता है, कोई ठंडी वस्तु में अगर गर्म वस्तु को मिला दिया जाए तो उसका फल कैसा हो जाएगा। स्वभाव कहते नहीं है, अगर गर्मी में हो तो विशेष एसी में तुरंत एसी से निकल के गर्मी में न जाओ, नहीं तो अगर वातावरण बदलेगा तो क्या हो जाएगा, तबीयत खराब, जुकाम हो जाएगा। तो वही चंद्रमा से ये क्या जुकाम होता है, जातक का स्वभाव थोड़ा हठी और क्रोधी हो जाता है। और ऐसे जातक को परेशानी क्या आती है, जब कभी भी कहीं लड़ाई झगड़ा वाले स्थान पे जाते हैं तो उनका बीपी बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, मानसिक डिप्रेशन जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। ये सारे दोषों के लक्षण हैं अमावस्या दोष। अगर ऐसा आपके, मान लीजिए आपकी कुंडली नहीं भी है और ऐसा कुछ बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि इस समय हमारी कुंडली में ये दोष बन रहा है। ठीक है, तो इससे आपको केवल चंद्रमा का ही उपाय करना चाहिए, क्योंकि सूर्य तो प्रबल ही रहता है, तो उसका उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चंद्रमा की शांति का उपाय कर लेना चाहिए। आगे मैं बता दूंगा कैसे करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए अगला दोष जो है वो सकट दोष है। बस थोड़ी देर आप लोग और वीडियो ना स्किप करें, देखें, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ये सकट दोष की चर्चा करते हैं। आपकी इस कुंडली में कब और कैसे इस दोष का निर्माण होता है, तो आइए इसको थोड़ा सा रोचकता से समझते हैं। जब आपकी यानी जातक की कुंडली में जहाँ गुरु बैठा है वहाँ से कहीं भी, मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा है तो यहीं से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 गिन लीजिए। और 12वें भाव में जहाँ गुरु है वहाँ से 6ठे 8वें 12वें भाव में चंद्रमा हो तब यह दोष बनता है। इसको कहते हैं सकट दोष। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। इस प्रकार से यह दोष आपकी कुंडली में बनता है। कब बनता है, जब गुरु से 6ठे 8वें में चंद्रमा होता है तब ये दोष बनता है। और यह दोष ये मान लीजिए कि हमेशा बनता ही रहता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो एक राशि में 2 या 2.5 दिन ही रहता है, तो इसलिए ये हर महीने बनता है, 3-4 बार बन जाता है, तो ये बनता ही रहता है। खासकर आपको अपनी कुंडली में देखना है। ये अगर आपके कुंडली में ये दोष बन रहा है तो हर महीने ये 6, 8 और 12 में जाएगा चंद्रमा, तो ये दोष बनता रहेगा। तो आपको इसका उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इसके निमित्त आपको गुरु और चंद्रमा के लिए उनका जप आदि करना चाहिए। कैसे करना है आगे मैं बता दूंगा। अब आइए अंतिम दोष जो है वो है जड़ दोष। ये जड़ दोष कैसे बनता है आपकी इस कुंडली में, तो आइए इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो आपको मैं पहले बता दूं इसकी प्लेसमेंट क्या है। कभी कभी जातक ऐसे कार्य कर जाता है कि सोच विचार नहीं कर पाता है, कार्य कर जाता है, उसमें उसको लगता है कि मैंने इसको तो सोचा ही नहीं, ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी जो कर देता है उस पर वो विचार नहीं कर पाता है।
तो ऐसे में क्या कहते हैं, उसको जड़ दोष कहते हैं ऐसी स्थिति से। जैसे किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति बन जाती है जातक की। यह दोष कैसे बनता है, तो ये दोष आपकी कुंडली में बुध और राहु की युति से बनती है, बुध और राहु की स्थिति से बनती है। ये जो जड़ दोष है इस स्थिति से बनती है, तो इसका भी उपाय कर लेना चाहिए। अब आइए, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब बता दें कि किन ग्रहों का कितना जप करना चाहिए, किन ग्रहों का कितना जप करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले सूर्य है, सूर्य के लिए कितना करना चाहिए ये देख रहे हैं। तो अगर आपका सूर्य खराब है तो हमारे वैदिक सूत्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जप का जो बताया गया है, तो सूर्य का जो जप है, अनुष्ठान करना है मंत्र, वो कितना है, वो आपका 7000 मंत्र है। 7000 मंत्रों की जप की शांति के लिए किया जाता है सूर्य के। लेकिन इसमें शास्त्रों से जो निहित है बात, उसको मैं बता दूं तो शास्त्रों में बताया गया है कलयुगे चतुर्गुणे, लेकिन इसी को कलयुग में 4 गुणा करके करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28,000 मंत्रों का जप हो जाएगा। अब इसमें अगर हवन करेंगे तो दशांश हवन करना होता है। जिन ग्रहों का आप जो है शांति के लिए जप करवाते हैं, तो उसमें पंडित जी लोग बताते हैं कि आपको दशांश हवन भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे तो बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं, जैसे 1,20,000 मंत्रों का जाप है, तो उनका अगर दशांश हवन करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ऐसे में बहुत स्थिति, बड़ी व्यवस्था, और 2, 4, 10 दिन भी लग सकते हैं, 2-3 दिन में होगा। तो ऐसे में एक आपको सूत्र है, उसमें आपको दशांश इसमें 10% और बढ़ा के जप कर लेना चाहिए। यानी अगर 28,000 है, किसी भी ग्रह का अलग अलग होता है, मैं अभी केवल सूर्य की बता रहा हूँ, तो इसमें आपको 10% यानी 2800 प्लस कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। तो अब वही इसी हिसाब से मान लीजिए लगभग 31,000 मंत्रों का आपको सूर्य के शांति उपाय के लिए जप करवाना चाहिए। उसके बाद में अगर आप 108 या 1000 आहुतियाँ अगर देते हैं तो भी आपको इसका लाभ मिल जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। अब आइए आपको बता दूं, तो जैसे मान लीजिए 31,000 हो गया आपके सूर्य का, तो आपके जो चंद्रमा का है वो हो जाएगा 48,000, ये हो जाएगा चंद्रमा का। और इसके बाद में आगे अगर मंगल की बात करें तो मंगल का कितना जप हो जाएगा, मंगल का हो जाएगा 44,000 मंत्रों का जप। और इधर अगर हम बात करें बुध की, तो बुध के जो है 41,000 मंत्रों का जप आपको करना होता है। और बुध के बाद गुरु जो है, अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु के 84,000 मंत्रों का जाप करना या कराना चाहिए शुभ परिणाम के लिए। शुक्र का अगर आपका खराब है, आपका उसका कराना है, तो आप उसका 70,000 मंत्रों का जप करवाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से शनि का आपके हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, इस प्रकार से आपको शनि का कराना है। अब राहु और केतु की अगर बात कर लें तो राहु का हो जाएगा 80,000 मंत्रों का जप। और यहीं पर अगर केतु की बात करें तो इसके जो है आपको जप कराना है तो 70,000 मंत्रों का जप हो जाएगा। तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैंने सूत्र बता दिया है, हवन आदि करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से जल्दी। अब आइए मैं आखिरी क्रम जो है इनका
कौन सा मंत्र कब जब कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। तो आइए, मंत्र क्या है? एक तो होता है तांत्रिक, वैदिक और बीज मंत्र। तो आपका जो तांत्रिक मंत्र है इसकी बात मैं नहीं कर सकता हूँ। अब आइए वैदिक मंत्रों की बात करें जो, तो ये अच्छा होता है लेकिन थोड़ा सा कठिन होता है। ये पंडित जी लोग आसानी से कर देंगे, कठिन होता है। और अगर हम बीज मंत्र की बात करें तो इसको आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, बीज मंत्र की बात करें तो इसको आप स्वयं से कर सकते हैं। और बीज मंत्र अच्छा भी होता है, बीज मंत्र बढ़िया प्रभावी होता है। जैसे आप कहीं बीज बोते हैं तो वो बीज आपका अच्छे से अंकुरित होता है और समय आने पर वो आपको फल देता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य के लिए कौन सा मंत्र जप कैसे करना है, तो आइए इस मंत्रों को आप लोग नोट कर लें। अगर आपके पास कोई नोट करने का है आपके पास व्यवस्था तो आप जल्दी से इनको नोट कर लें। मैं बता रहा हूँ सबसे पहले सूर्य के लिए। तो सूर्य के लिए अगर आपको मंत्र याद करना है तो ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप करेंगे। संख्या आपको बता दी गई है, उसी संख्या में करना है। चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करना है आपको। मंगल के लिए ओम अंग अंगकाराय नमः मंत्र का जाप करना है। और आपको बुध के लिए ओम बुंग बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करना है। गुरु के लिए आपको ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करना है। और यहीं पर आपको जो है शुक्र के लिए जो है ओम सुनसुत्राय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर शनि की बात की जाए, सबसे ज़्यादा भाई ये अरिष्ट होते हैं, तो इनका आप मंत्र जाप करेंगे ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें राहु की, तो राहु के लिए आपको जब करना है ओम रंग राहवे नमः। और केतु के लिए ओम कंकेतवे नमः। इन मंत्रों का आपको जाप करने के बाद हवन कर देना है। दशांश मैंने बता दिया है कितना जप करना है, उतना जप करने के बाद हवन कर दीजिए, आपको विशेष लाभ मिल जाएगा। अगर तत्काल ये लाभ आपको कब मिलेगा, तत्काल माही मिलता है तो 3 से 6 महीने में आपको इसका असर दिखने लगेगा। तत्काल आप चाहते हैं तो इन ग्रहों के निमित्त में आपको जो है दान भी करना चाहिए। ठीक है, दान जब भी आप करें तो संकल्प पूर्वक करें, हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के, और जो भी इनके दान की सामग्री है उसको सामने रख कर के मंत्र पढ़ लें कि मैं फला व्यक्ति अमुक तिथि में अमुक तिथि नक्षत्र में, वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा पंचांग से। तो उसको आगे हिंदी में करना चाहें हिंदी में आगे मैं बता भी दूंगा कैसे करना है अगले वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो आपको जल अक्षत लेकर के, हमारी कुंडली में अमुक ग्रह अमुक घर में स्थित होकर अशुभ फल दे रहा है, तो उसके शुभ फल के लिए मैं ये जप कर रहा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ। इसमें आप हमारा तुरंत जो है लाभ दीजिए, ग्रह के निमित्त कह करके उसी पे छिड़क करके दे दीजिए। कौन कौन सी वस्तुएं किसके लिए दान करनी है वो मैं आगे बताऊंगा। सूर्य मंगल का दान जो होता है वो सेम होता है। चंद्रमा और बुध का भी, बुध के लिए सब्जियां वगैरह भी दान होती हैं, हरी सब्जी। राहु केतु और शनि का जो दान होता है वो काली वस्तुएं या लोहा इत्यादि बनी वस्तुओं का दान किया जाता है। तो आशा करता हूँ सभी को हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, रोचक जानकारी। तो अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ऐसे ही अन्य वीडियो को पाने के लिए। सभी को जय श्री सीताराम, सभी का दिन शुभ हो। अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो दिए गए स्क्रीन पर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सभी को श्री सीताराम, सादर प्रणाम।